ये जो इस समय उथल पुथल मची है कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये इस बात का प्रमाण है कि पार्टी अपनी हार देख रही है, इसलिए वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं, इसका काटें उसको दें। अब विजय वर्गीय जी ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में रखते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले, और उनका टिकट हो गया है, बेटे का कट गया है, तो वो संतुष्ट भी नहीं है क्योंकि वो चाहते थे बेटे का मिल जाए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद है, ये है, वो है, लेकिन अपनी पार्टी के परिवारवाद पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं ला पा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में उन्होंने जो तमाम केंद्रीय सांसद हैं और मंत्री हैं उनको भी टिकट देने का काम किया है, तो ऐसा लग रहा है कि उनमें बौखलाहट है कि जो वहाँ उनके हैं इस समय विधायक और मंत्री, वो शायद लोगों में जनप्रिय नहीं है, उनकी जनप्रियता कम हो गई, इसलिए दूसरों को सामने लाना पड़ेगा जीतने के लिए। और तमिलनाडु सरकार में मंत्री या ये डीएमके ने कल एनडीए से अलग होने का फैसला किया और कहा कि दोनों कभी भी साथ आ सकते हैं क्योंकि एक चोर है तो उसके एक सब। तमिलनाडु में जो दो प्रमुख पार्टियां हैं जो अपने आप को द्रविड़ पार्टियां कहती हैं और जो पेरियार को एक तरह से अपना गुरु मानती हैं, दोनों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। अब अन्ना डीएमके ने एक लंबे तौर से समझौता किया हुआ है बीजेपी के साथ, लेकिन कई बातों को लेकर के उनमें अनबन भी रही है। जैसे कि एक बार तमिलनाडु में मनुस्मृति के बारे में कुछ लोगों ने कुछ टिप्पणियां की थी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका नेतृत्व वो खुशबू कर रही थी, उन्होंने जेल भरो यात्रा इसके ख़िलाफ़ निकाली। तो ये भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में काफ़ी अटपटा लगता है। अब हाल में जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने अन्नादुरई जी के ख़िलाफ़ बहुत ही कटु टिप्पणियां की हैं, पेरियार के भी करते रहते हैं इसी तरह की टिप्पणियां। तो एक समय आता है जब ये जो अन्ना डीएमके पार्टी है उसके लिए भी वो सारी बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए हाल में जो भाजपा के नेता ने टिप्पणियां की उनके ख़िलाफ़ अन्ना डीएमके के लोग बहुत ही प्रखर रूप से सामने आए, और अन्ना डीएमके में भी ज़बरदस्त विवाद चल रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों का क्या नतीजा होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से तमिलनाडु पर कब्ज़ा जमाने का जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, वो तो ज़रा सा भी साकार होता हुआ दिखाई नहीं देता। और प्रधानमंत्री ने कल नक्सल का है और वो महिलाओं को जो रिजर्वेशन है उसका विरोध करते हैं। अर्बन नक्सल के बारे में हमारे देश के जो गृह मंत्रालय है और आरटीआई के जवाब में जो कहा गया है वो ये कहते हैं कि अर्बन नक्सल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री किसी को अर्बन नक्सल कह रहे हैं या अर्बन नक्सल होने की का लांछन लगा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो बताना चाहिए कि अर्बन नक्सल है क्या चीज़ और ये क्या करते हैं और इनके ख़िलाफ़ क्या इनके पास आरोप है या प्रमाण है। तो ये तो बातें इलेक्शन बाजी में हो रही हैं, इनका अब कोई असर भी नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक आरक्षण कानून का सवाल है, उनको खुद भाजपा के लोगों को खुद समझना चाहिए कि सबसे बड़ा धोखा तो महिलाओं के साथ उन्होंने किया है। उन्होंने एक कानून तो पारित करा दिया, लेकिन ये भी उसके साथ जोड़ दिया है कि इसका क्रियान्वयन पता नहीं कब होगा। उसको उन्होंने जोड़ दिया है जनगणना के साथ, उसको उन्होंने जोड़ दिया है परिसीमन के साथ। इनमें तो 5 साल लग सकते हैं, 8-10 साल भी लग सकते हैं, और जब तक वो नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, तब तक महिला आरक्षण भी क्रियान्वित नहीं होगा। तो ये तो वही बात होगी कि न नौमन तेल होगा और न राधा कभी नाचेंगी। ऐसा महिलाओं को लगने लगा है कि इसका लाभ उनको पता नहीं कब मिलेगा। कीजिए जो लाभ जिहाद है और खास करके उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब भाजपा भी थोड़ा सा घबराने लगी है कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। ख़ास तौर से जो घोसी में नतीजा आया जिसमें विपक्ष और सपा के नेता उम्मीदवार जो थे वो 43,000 वोटों से जीते। इससे उनकी जो तमाम कोशिशें थीं वो पूरी तरह से ढेर हो गई हैं,
वो कोशिश कर रहे थे कि जो पिछड़ी जात के लोग हैं उनके नेताओं को अपनी तरफ करके इस तरह से पिछड़ी जातियों की एकता को तोड़ करके, दलितों की एकता को तोड़ करके वो सीट पर जमे रहें। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। नेताओं को तो उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन नेताओं के पीछे जो जनता थी, जो लोग हैं, उन्होंने एक तरह से अपने नेताओं को ही नकार करके विपक्ष को ही वोट दिया और भाजपा की बुरी हार हुई। अब भाजपा फिर परेशान है कि कौन सा मुद्दा ले करके चुनाव में उतरे, तो अब वो अपने पुराने ही मुद्दे पर वापस आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। और उसके लिए ये सारी बातें जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट, गृह मंत्रालय कह चुका है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, अब मोहन भागवत भी उसी को उठा रहे हैं और उसी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका दिवालियापन दिखा रहा है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आरोप है उन पर मिड डे मील घोटाले का। इस समय तो ईडी ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गया है और हर क्षेत्र में जो विपक्ष के नेता हैं, जो विरोधी नेता हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है ख़ास तौर से, उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं और उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो अब तो सब लोग जान गए हैं कि विपक्ष पे ही ईडी की नज़र है। जो भारतीय जनता पार्टी में नेता चले जाते हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं, उनको तो बिल्कुल जैसे गंगा नहा लिया हो, बरी कर दिया जाता है और वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके ऊपर ईडी का छापा जारी है। तो ईडी ही चुनाव इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहा है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, कस्टडी में लिया है कड़क्कल में। जो कंप्लेन है कि आर्मी पर्सनल का जिस तरह से उस पर अटैक हुए, 6 लोगों के द्वारा पीएफआई उसके पीठ पर लिख दिया गया। ऐसा लग रहा है कि केरला में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तमाम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए, कुछ दंगा फसाद हो जाए और वहाँ की सरकार बदनाम हो जाए, उसका जो रिकॉर्ड है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में वो बिगड़ जाए। और उसी के संदर्भ में हम इसको देख रहे हैं कि एक फ़ौजी जो आया था शायद छुट्टी पर, उसकी पीठ पर पीएफआई लिखना, उसको मारना पीटना, क्या इसका मतलब हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वहाँ की पुलिस ने कुछ घंटों में ही लोगों को पकड़ना शुरू किया है और जो मुख्य आरोपी है वो तो बंद भी हो गया है और बाकी लोग भी बंद हो जाएंगे।